हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था और उसको सॉल्व करने के लिए बोला था, तो मैं उसका सॉल्यूशन करता हूँ और फिर मैच करवाना कि तुम्हारा सही है या गलत है। क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये प्रूव करना है कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू 6 इंटू दिस वेक्टर। यही क्वेश्चन है ना। मैंने करीब करीब एक्सप्लेन करके चला गया था, तो अब मैं प्रूव करता हूं। इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो मैं इसको ए भी बोल सकता हूं। इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दूं तो ईडी वेक्टर और एबी वेक्टर सेम है। तो इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर दूं और ये वेक्टर यानी कि ए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर, क्योंकि ईडी एबी ही है, तो एबी वेक्टर प्लस एई वेक्टर, ये मिलके कितना है एडी। एडी है और किससे देखूंगा, इसी कटर में अपने को करना है। ये पता है कि एडी जो है वो डबल है एओ का। एडी कटर में देख लेते हैं हम लोग पहले, फिर एओ कटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब कौन सा देखते हैं, ये वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दो क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इसको मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या बोलूंगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। ट्राइंगल से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर यानी AC और दिस वेक्टर यानी कि AF। AC प्लस AF इक्वल टू AD। और AD तो एक था ही, AD तो अकेला है ही, AD प्लस AD सारा हो गया। ये दोनों मिलके AD, ये दोनों मिलके AD और ये AD था, तो दिस वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF इक्वल टू ये, और ये कितना 3AD और AD जो है डबल है AO का, तो मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू AD का जगह 2AO, जो कि मेरा रिजल्ट बन जाएगा 6AO। यही अपने को प्रूव करना था। तो इस तरह से ट्राइंगल पैरेललोग्राम का यूज करके पॉलीगन का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे मैं करूंगा, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। तो दो से ज़्यादा वेक्टर जोड़ने हो तो वैसे जोड़ते हैं पॉलीगन से। क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चलता है। यूनिट मतलब 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उस वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो पहले तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं। वेक्टर्स having
यूनिट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है, उसको देख के ही पता चल जाता है कि ये यूनिट वेक्टर है। सपोज इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन अपने को पहले से बताया नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये नहीं बोल सकते कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है जब तक कि अपने को पता न चले। एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है जिससे पता चल जाता है कि ये यूनिट वेक्टर ही है। वो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन क्या है? एरो की जगह कैप लगाना। ये कैप बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यूनिट वेक्टर का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की कैप लगा दो। कैप लगाने से पता चल जाता है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। क्लियर है? तो यहां से पता नहीं चल रहा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है जब तक कि बताए नहीं कि मैग्नीट्यूड 1 है। लेकिन जैसे ही ऐसे रिप्रेजेंट किया तो मैं समझ गया कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो कोई भी अगर वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसके ऊपर कैप लगाते हैं। इससे अपने को पता चल जाता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्लियर हो गया? तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? इफ वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर then it is represented as a कैप। ये भी वेक्टर ही है, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। ए कैप का मैग्नीट्यूड 1। अब यहां से हम लोग क्या सीखेंगे? सपोज कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ए ही मानता हूं मैं, यानी इसको मैं ए बोल दिया हूं, मैं नया नाम कैपिटल ए लेता हूं। ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, कुछ और है। हो सकता है 5 हो, 6 हो, कुछ और हो जाए। सपोज अभी मैं मान लेता हूं इसका मैग्नीट्यूड 5 है। इसका मैग्नीट्यूड 5 है। क्वेश्चन मुझे बोल दे कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मुझे लिखना है। ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। डायरेक्शन तो दिख रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है, ये मुझे बोल दिया जाए तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं क्या करता हूं, ये वेक्टर ही लिख देता हूं। ये वेक्टर में लिख दिया। अब ये वेक्टर लिखा मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन जिधर अपने को लिखना है इसी की तरफ लिखना था ना। लेकिन अपने को चाहिए क्या? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन तो यही रहे लेकिन मैग्नीट्यूड कितना बने? 1। तो मैं क्या करता हूं, इसका मैग्नीट्यूड 5 था तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं। इसका मैग्नीट्यूड 5 और 5 से मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो गया? 1। और डायरेक्शन किधर? इसी के तरफ, क्योंकि ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर इधर ही तो है और इधर ही अपने को चाहिए था यूनिट वेक्टर, या फिर यूनिट वेक्टर ए के तरफ। तो जो ए का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन ए की तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना? 1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5 है। 5/5 1।
और ये 5 क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो 5 ना कह के मैं इसको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बोलता हूँ, जनरल। वो तो मैंने एक एजम्पशन मान लिया ना कि 5 कोई जनरल वैल्यू। अब मैं कोई स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया मैंने, अब जनरल लिखना था। तो जनरल 5 था क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये क्वांटिटी क्या है, ये 5, ये भी 5, 5/5 1 और डायरेक्शन ए की तरफ। तो मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन ए की तरफ, यही तो अपने को चाहिए था। क्लियर है। अब यूनिट वेक्टर को कुछ लोग एन कैप से भी लिखते हैं और कुछ लोग यू कैप से भी लिखते हैं। एन कैप भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग यू कैप भी लिखते हैं। क्लियर है। तो मैंने क्या फाइंड कर लिया, अगर कोई वेक्टर है, अब मैं जनरल बात करता हूं, अगर कोई वेक्टर ए है तो उस डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो वो वेक्टर लिख दो और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा 1 और डायरेक्शन ए की तरफ। तो अब मैं लिख रहा हूं, इफ वेक्टर ए इज एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, देन यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए इज, वेक्टर ए की तरफ यूनिट वेक्टर, जिसको एन कैप बोल रहे हैं या यू कैप बोल रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ये बात क्लियर हो गया कि किसी भी डायरेक्शन में अपने को जिस वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर चाहिए, इस वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये वेक्टर लिख दो, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब इससे ज़्यादा जनरल में बात कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए, उस डायरेक्शन में अपने को एक वेक्टर मालूम होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, जिस डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए, उस डायरेक्शन में एक वेक्टर अपने को मालूम होना चाहिए। मान लो या तो गिवन है या किसी तरह से मैंने फाइंड कर लिया, तो वेक्टर फाइंड कर लिया जिधर अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए था, वो वेक्टर लिख दो और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया। हाँ, तो वेक्टर ए की तरफ अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो वेक्टर ए लिख दिया, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये यूनिट वेक्टर हो गया। ये मेथड है यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। अब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को मैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, वो रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे तो दिखा नहीं सकता, इस तरह से दिखा रहा हूं, जेड एक्सिस। पॉजिटिव एक्स के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है। पॉजिटिव एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप, पॉजिटिव वाई के तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप, और पॉजिटिव जेड की तरफ यूनिट वेक्टर के कैप। निगेटिव एक्स की तरफ माइनस आई कैप, निगेटिव वाई की तरफ माइनस जे कैप, निगेटिव जेड की तरफ माइनस के कैप। पॉजिटिव जेड बाहर,
निगेटिव जेड अंदर, तो निगेटिव जेड की तरफ यूनिट वेक्टर माइनस के कैप, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ निगेटिव, एक्स की तरफ आई, वाई की तरफ जे और जेड की तरफ के यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया बात? ये स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि यूनिट वेक्टर का यूज क्या है। यूनिट वेक्टर अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत शॉर्ट में पढ़ने जा रहे हैं। बस ये समझो कि हम लोग जो अभी यूनिट वेक्टर पढ़ रहे हैं वो एक, ये कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टाइप का है, और यूनिट वेक्टर अपने आप में भी कुछ नहीं है कंप्लीट, वो कहीं ना कहीं यूज होता है। तो यूनिट वेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहीं यूज होता है। अब मैं ये दिखाता हूं आपको कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यूनिट वेक्टर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाना है, स्केलर को वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर का हेल्प लेते हैं। कैसे? आपको पता है स्पीड स्केलर है, मैंने बोल दिया कि यह स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। अब इसको वेक्टर बना दो, तो वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी। वेक्टर बनाना है अपने को, वेक्टर बनाना है तो डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा ना। तो मैं डायरेक्शन इसको बोल देता हूं कि एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। डायरेक्शन में किधर बता रहा हूं? पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो मैग्नीट्यूड तो पता है अपने को, वेक्टर बना रहा हूं, मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है। तो मैं क्या करता हूं? आई कैप लगा देता हूं। ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब वेक्टर बता दिया ना मैंने। वेलोसिटी को स्पीड से वेलोसिटी बना लिया, क्योंकि मैंने बता दिया डायरेक्शन की पॉजिटिव एक्स की तरफ स्पीड था, डायरेक्शन था। तो वेलोसिटी मैं कैसे लिखूंगा वेक्टर में? 2i कैप। अगर बोल देता निगेटिव एक्स की तरफ है डायरेक्शन, तो वेलोसिटी में -2 -i कैप। अगर बोल देता पॉजिटिव y की तरफ मोशन है, तो वेलोसिटी में लिखता 2j कैप। निगेटिव y की तरफ है वेलोसिटी 2 -j कैप। पॉजिटिव z की तरफ वेलोसिटी है, मोशन है 2k कैप। निगेटिव k की तरफ, सॉरी पॉजिटिव z की तरफ मोशन है तो वेलोसिटी 2k कैप। निगेटिव z की तरफ मोशन है तो वेलोसिटी 2 -k कैप। ऐसे करेंगे। तो कभी भी आपको वेक्टर बनाना हो तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये यूनिट वेक्टर है ना, प्लस रखो या माइनस रखो, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो 2 × 1, मैग्नीट्यूड में फर्क भी नहीं पड़ेगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर की खासियत ये है कि यूनिट वेक्टर लगाने से मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता और डायरेक्शन मिल जाता अपने को। और डायरेक्शन ही तो देना रहता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो अपने को पहले से पता होता है। तो किसी को भी वेक्टर बनाना हो, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, तो क्या करो? उसमें यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया बात? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ये जो यूनिट वेक्टर है, ये याद रखना कि पॉजिटिव एक्स की तरफ आई, पॉजिटिव जे की तरफ जे, पॉजिटिव वाई की तरफ जे, पॉजिटिव जेड की तरफ के, और आई का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड।
आपको पता है 1, इसीलिए तो बोल रहा हूँ यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया बात? अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? पहले हेडिंग में लिख लेता हूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नाम से पता नहीं चलता कि करने क्या जा रहे हैं। तो करने क्या जा रहे हैं? अभी हम लोगों ने क्या सीखा है? दो वेक्टर को जोड़ना, दो वेक्टर को जोड़ करके एक वेक्टर बनाना, यही सीखा ना? दो वेक्टर को जोड़ के रिजल्टेंट बनाते थे। तो दो वेक्टर को जोड़ना हम लोगों ने सीखा। इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ना, और तोड़ना भी क्या, किस डायरेक्शन में? स्टैंडर्ड डायरेक्शन में। स्टैंडर्ड डायरेक्शन में तो किधर किधर हो सकता है? पॉजिटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव वाई की तरफ, निगेटिव एक्स, निगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव वाई, सॉरी एक्स वाई जेड में पॉजिटिव निगेटिव जो भी आ जाए। क्लियर है? तो अपने को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करने होते हैं। अब मैं सिंपल सा सिचुएशन एक दिखाता हूं आपको। ये एक्स, ये वाई, ये कोई वेक्टर है। ये देखो तो, ये जो वेक्टर है इसको मैं नाम देता हूं वेक्टर ए। ये ना एक्स की तरफ है ना वाई की तरफ है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, पता करना चाहता हूं कि इसका, इस वेक्टर का एक्स तरफ इफेक्ट कितना है और वाई की तरफ इफेक्ट कितना है। अब मैं जैसे ये बोला आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो मैं इसको दूसरे तरीके से जनरल पॉइंट से मैं समझाता हूं। सपोज ये कोई पॉइंट मास है, इस पर मैं फोर्स लगाया इधर, और फोर्स लगा करके मैं इसको यहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया। तो ये यहां पहुंचा, तो एक्स की तरफ कितना चला? एक्स की तरफ इतना चला, वाई की तरफ इतना चला। फोर्स मैं इधर लगाया तो एक्स की तरफ भी चला, वाई की तरफ भी चला। एक्स की तरफ चला क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स लगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा, तभी तो एक्स डायरेक्शन में मूव किया। वाई डायरेक्शन में चला, इसका मतलब है कि वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लगा होगा। तो जो मैंने फोर्स इधर लगाया, तो मैं पता करना चाहता हूं कि एक्स तरफ मैंने कितना फोर्स लगाया, वाई डायरेक्शन में मैंने कितना फोर्स लगाया। इसी फोर्स को एक्स फोर्स और वाई फोर्स में रिजॉल्व करना ही है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंपोनेंट तोड़ना, किसी वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना। तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट देखो तो x की तरफ है और दूसरा कंपोनेंट y की तरफ है। फोर्स का कंपोनेंट है इसलिए इसको Fx बोलते हैं, फोर्स का x कंपोनेंट। ये फोर्स का y कंपोनेंट है इसलिए बोलते हैं इसको Fy, फोर्स का y कंपोनेंट। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो फोर्स इधर लग रहा था, मुझे क्या पता करना है कि इधर लगा रहा हूं फोर्स, मतलब x की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, और इधर फोर्स लगा रहा हूं तो y की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, मतलब इस फोर्स का x कंपोनेंट y कंपोनेंट। मुझे स्टैंडर्ड डायरेक्शन में पता करना है। मैं इधर लगाया तो x की तरफ कितना लगाया, y की तरफ कितना लगाया, यही मैं पता करना चाहता हूं। तो अब मैं लिखता हूं उसको,
तो यही मेरा वेक्टर ए है। मेरा वेक्टर ये ए है, तो मैं क्या करता हूँ, ए के हेड से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। कर दिया। मैं अपने मन से इसको एक वेक्टर बोलता हूँ और इसे भी एक वेक्टर बोल देता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ट्राइंगल से, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। ट्राइंगल से यही कहूँगा ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। अब ये वेक्टर देखो तो किधर है, एक्स की तरफ है, मतलब वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, इस वेक्टर का मैंने एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखा और ये लिखा, मतलब ये किधर डायरेक्शन में, वाई की तरफ है, इसको वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। इसको यहां ना रख के मैं यहां भी तो लिख सकता हूं ना, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। अब देखो तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स की तरफ, दूसरा कंपोनेंट वाई की तरफ। अगर इसका मैग्नीट्यूड पता हो और अगर मैं ये मैग्नीट्यूड पता कर लूँ तो बता सकता हूँ कि वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट कितना है, और अगर मैं ये पता कर लूँ तो बता सकता हूँ कि वेक्टर ए का वाई इफेक्ट कितना है। अब इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, सपोज ये वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, ये गिवन रहेगा कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। अब ध्यान से देखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, क्लियर है। मैं ये लेंथ पाइथागोरस से, ये लेंथ कितना है, ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, लेंथ का मैं बात कर रहा हूं, लेंथ का बात मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ मैं लिखना चाहता, ये लेंथ पता अपने को, ओ, इसका नाम दे देता हूं मैं, ओ पी डैश। तो मुझे क्या फाइंड करना है, थीटा पता है, ओपी कितना है, ए का मैग्नीट्यूड। ऐसे भी लिख सकता हूं, सिंपली ए भी लिख सकता हूं। अब मैं ओपी डैश लिखना चाहता हूं, मतलब ये लेंथ लिखना चाहता हूं। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओपी डैश इक्वल टू कितना, ओपी कॉस थीटा, ओपी कितना, ए कॉस थीटा। ये वाला लेंथ पता चली अपने को। ये लेंथ कितना, ये लेंथ जिसको पीपी डैश ही बोल सकते हैं, ये लेंथ बोलो या पीपी डैश बोलो। तो इसमें और इसमें रिलेशन लिखता हूं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डायरेक्ट लिख रहा हूं ए, पीपी डैश इक्वल टू ए साइन थीटा। मैंने ये लेंथ भी फाइंड कर लिया, ये लेंथ भी फाइंड कर लिया। अब मैं ट्राइंगल लॉ से पहले ही बताया था, दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ओए वेक्टर, सॉरी ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर इक्वल टू ओपी डैश वेक्टर प्लस पी डैश पी वेक्टर, यही लिख सकता हूं ना। अब मैं
ओपी डैश वेक्टर को मैंने क्या लिखा था, ओपी डैश वेक्टर, ओपी डैश वेक्टर प्लस पी डैश पी वेक्टर, पी डैश ये वेक्टर हो जाएगा, अपने को ये वेक्टर चाहिए पी डैश पी। ओपी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, वेक्टर को मैं क्या करता हूं, लेंथ लिख लेता हूं और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देता हूं। वेक्टर है ना, तो वेक्टर का मैं लेंथ लिख लिया और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लगा दिया। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप पी डैश पी। मैं लेंथ लिख लेता हूं और पी डैश पी की तरफ यूनिट वेक्टर क्या, जे कैप। अब ओपी की जगह क्या रख दो, ओपी की जगह ए कॉस थीटा, पी डैश पी की जगह पी, ये तो लेंथ है, पी डैश पी लिखो या पी पी डैश, यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा हुआ हूँ इसलिए पी पी डैश लिखो या पी डैश पी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर में फर्क पड़ता है कि पी पी डैश लिखे हो कि पी डैश पी लिखे हो, ये लेंथ है। तो मैं यहां से ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर मतलब क्या, ए वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल टू ओपी यानी कि ओपी डैश, सॉरी यहाँ ओपी डैश था, ओपी डैश, ओपी डैश मेरा कितना आया था, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस पी डैश पी ए साइन थीटा जे कैप। अब देखो तो इस वेक्टर को, एक वेक्टर को मैं दो वेक्टर में तोड़ दिया, इस वेक्टर को इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में यही तो करते हैं, एक वेक्टर से दो वेक्टर में तोड़ते हैं। तीन वेक्टर में भी तोड़ सकते थे, लेकिन ये तीन वेक्टर तोड़ने वाला सिचुएशन ही नहीं था, क्योंकि मैंने जो वेक्टर लिखा वो एक्स वाई प्लेन में लिखा था, एक्स वाई प्लेन में लिखा था, तो एक्स वाई प्लेन में ही वेक्टर टूटेगा। इसीलिए एक एक्स की तरफ आया, दूसरा वाई की तरफ से आया। इसको टू डायमेंशन वेक्टर भी कुछ लोग बोलते हैं, वेक्टर इन ए प्लेन, क्योंकि प्लेन में ही तो वेक्टर कर रहा हूं। टू डायमेंशन मतलब प्लेन का वेक्टर, क्योंकि टू डायमेंशन से प्लेन बनता है, एक्स वाई। ये देखो तो प्लेन, प्लेन दो कंपोनेंट से बनता है, एक्स वाई या कोई भी रहे, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कोई भी दो रहना चाहिए। तो ये कैसा वेक्टर है, टू डायमेंशन वेक्टर, क्योंकि एक एक्स की तरफ है, दूसरा वाई की तरफ है, दो ही कंपोनेंट है। तो मैंने एक वेक्टर से दो वेक्टर में तोड़ दिया वेक्टर को, इसे क्या बोलते हैं, ए एक्स, और ये क्या बोलते हैं, वेक्टर ए वाई। इसको क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, इसे क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। मैंने पहले ही बोला था वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन का बहुत मतलब होता है। अगर मैं यहां एरो नहीं लगाया होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा होता, तो मैं आई यूज नहीं करता, डायरेक्शन छोड़ देता। एक्स का मैग्नीट्यूड कितना, ए कॉस थीटा, ए वाई का मैग्नीट्यूड कितना, ए साइन थीटा। ये क्या है, एक्स वेक्टर है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। तो अगर वेक्टर में लिख रहे हो तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो यहां। अब मैं दोनों तरीके से छोड़ देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आना चाहिए। यहां पर मैं मैग्नीट्यूड लिखा हूं, यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा हूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखा हूं। तो देखो डायरेक्शन भी लिया हूं, मैग्नीट्यूड भी लिया हूं।
सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा था तो सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज किया हूँ, दोनों तरीके से लिख दिया हूँ। इसको भी कंपोनेंट बोलते हैं, इसको भी कंपोनेंट, लेकिन ये मैग्नीट्यूड वाइज और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज दोनों है। तो अब मैं इसको एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए नहीं बोलूंगा, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैं यहां क्या यूज करूंगा आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्लियर हो गया? इसे समझ में आएगा कि कैसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं, इसलिए मैं दोनों फॉर्मेट में छोड़ दिया हूं, एक मैग्नीट्यूड के साथ, एक डायरेक्शन, एक सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ। तो अब जो तुम्हें करना है, ये तो मैं कैसे ये आया ये सिखाया। तुम्हें जब कभी आए तो इतना सारा सोचना नहीं कि यहाँ सोच करके ही हम यहाँ पहुंचेंगे। ये तो मैं सिखाया कि यहाँ से हम कैसे यहाँ पहुंचे। आगे से तुम्हें डायरेक्ट ये रिप्रेजेंट करना है। तो डायरेक्ट कैसे याद रखोगे वो आइडिया मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इतना काम करके यहाँ नहीं पहुँचना है तुम्हें ये डायरेक्ट लिखना है। अब देख करके क्वेश्चन दिखते ही कर देना चाहिए। तो अब याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा कि वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, तो इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बताओ। तो जाहिर है यहां से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स कंपोनेंट बनेगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाई कंपोनेंट बनेगा। इस वेक्टर ए का ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। अब जो ध्यान देने वाली बात है, एक्स से थीटा एंगल पर है, तो इसको याद कैसे रखते हैं, जिस एक्सिस से थीटा एंगल पर है, एक्स से थीटा एंगल पर है, तो एक्स कंपोनेंट को ए कॉस थीटा लिख देंगे। ए तो है ही, इसके साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई करना है या कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना है, तो जिसके साथ थीटा एंगल है उधर वाला कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसके तरफ 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, उसको साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो ए है तो ए तो करना ही पड़ेगा, जिसके तरफ थीटा एंगल है उधर कॉस से मल्टीप्लाई करो ए के मैग्नीट्यूड में, और जिसके तरफ 90 माइनस थीटा है उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। ये तरीका है। मैग्नीट्यूड तो पता चल गया। अब इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप। क्लियर हुआ या नहीं? तो जिससे थीटा एंगल है, एक्स से थीटा एंगल पर है, तो एक्स वाला कंपोनेंट में कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 90 माइनस थीटा पर है उसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, कॉस से ही मल्टीप्लाई करो, तो थीटा है तो ए कॉस थीटा, इधर 90 माइनस थीटा है तो ए कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, साइन थीटा। जैसे सोचना है अल्टीमेटली सही सोचना है। जिससे थीटा एंगल पर है उसको कॉस थीटा लिखेंगे, जो 90 माइनस थीटा पर है उसको कॉस 90 माइनस थीटा लिखो, तो बन जाएगा क्या, साइन थीटा। ये डायरेक्ट सोच लो कि जिससे 90 माइनस थीटा है उसको साइन थीटा लिखना है। क्लियर हो गया बात? तो यहां से वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप। अब मैं 2-3 एग्जांपल करता हूं। एक्स वाई अल्फा, ये वेक्टर बी,
इसका कंपोनेंट किधर किधर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स और वाई पर। ये वाला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है जो कि निगेटिव एक्स की तरफ है, और वाई कंपोनेंट किधर है, पॉजिटिव वाई की तरफ। देख दिया आपने को, जिस तरफ एंगल होता है अल्फा, इधर कॉस करेंगे तो बी कॉस अल्फा, और इधर क्या बोलेंगे, बी कॉस 90 माइनस अल्फा, या डायरेक्ट बोलो बी जिस तरफ एंगल नहीं है या जिस तरफ 90 माइनस अल्फा है उधर साइन अल्फा लिखो। अब इसको लिख दो, वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, बी कॉस अल्फा, और यूनिट वेक्टर क्या, माइनस आई कैप, प्लस बी साइन अल्फा जे कैप। क्लियर है, एक्स वाई बीटा एंगल, ये वेक्टर सी, तो मैं देखना चाहता हूं कंपोनेंट, तो इसके हेड से एक्स और वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जो बनेगा वेक्टर सी का वाई कंपोनेंट, निगेटिव वाई कंपोनेंट, और ये बनेगा वेक्टर सी का निगेटिव एक्स कंपोनेंट। इधर बीटा है, इधर एंगल बीटा है, तो ये सी कॉस बीटा और ये सी साइन बीटा। अब लिख दो वेक्टर सी इक्वल टू सी कॉस बीटा माइनस आई कैप प्लस सी साइन बीटा माइनस जे कैप। क्लियर है, एक और कर देता हूं ताकि चारों क्वाड्रेंट में हो जाएगा वेक्टर मेरा, एक्स वाई इसको मैं बोल देता हूं थीटा, और इसको वेक्टर में पी बोलता हूं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स और वाई पर। ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, p cos थीटा, और ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड p sin थीटा। अब मैं वेक्टर p इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, p sin थीटा आई कैप प्लस p cos थीटा माइनस जे कैप। तो एक वेक्टर से दो वेक्टर में तोड़ने का तरीका मैंने सिखाया, जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो कौन कौन कंपोनेंट सिखाया मैंने, अभी 2 डायमेंशन का सिखाया वेक्टर मैंने 2 डायमेंशन का लिया, किसी प्लेन का वेक्टर लिया, इसीलिए 2 ही कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ। अब मैं एक क्वेश्चन देके जाता हूं जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था। मैंने a प्लस बी भी सिखा दिया और a माइनस बी भी सिखा दिया। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, हर बुक में आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड
प्लस वाले का मैग्नीट्यूड और माइनस वाले का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये आपसे पूछे। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो ए और बी के बीच का एंगल क्या, तो जाहिर है आपको थीटा चाहिए। अब थीटा चाहिए तो क्या कीजिएगा, थीटा मान लीजिएगा कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका भी फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला लिख करके ये तो पता ही है कि इसमें थीटा का जो सिग्निफिकेंस है, थीटा का सिग्निफिकेंस इसमें भी वही है। तो आ जाएगा, जो भी फार्मूला रखिएगा उसको सॉल्व करके लाइएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू कुछ मिलेगा, फिर यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा ए और बी के बीच का एंगल क्या है। ये नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करना है, ये क्लास में सॉल्व कर लेना, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग अब।